हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अपने चैनल पर 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया फिजिक्स का, तो बहुत सारे टॉपिक्स में पहले की वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप उन्हें देखिए जाकर, यदि आपने नहीं देखे अभी तक तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, मेन हमने जो अभी रिसेंटली वीडियोस की बात करें तो फील्ड हमने देखा क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड देखा। फिर हमने डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट जो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, और उस डाइपोल के कारण जो एक्सियल पॉइंट है और जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने फील्ड निकाला। अब हम क्या निकालेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, कोई डाइपोल। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो यूनिफॉर्म फील्ड है उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड को ड्रॉ करने के लिए आप है इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिनके बीच स्पेस है वो इक्वल हो। जितना स्पेस ये उतना ही ये उतना ही ये। क्यों? देखो, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। आप मान लीजिए फील्ड को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिले, आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है क्या, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन है हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है फील्ड की। कैसी दी जाती है फील्ड की डायरेक्शन? किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके। हर पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक अलग डायरेक्शन आएगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। और यदि दोनों चीजें चेंज हो जाए तब तो चेंज होना ही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। दूसरा, आपसे इस तरह से पूछे, ये इस तरह से बना दीजिए, मान लीजिए ये कैसा फील्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। जहां ये ज्यादा क्लोजर है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो देखिए क्या था, ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों था? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था, क्योंकि स्पेस सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। इसमें डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। और ऐसा कोई फील्ड हो, इस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ की गई हो, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म है ही, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, क्योंकि कहीं स्पेसिंग कितनी है कहीं पर कितनी है, और डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर अलग है ही। तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ये मैंने खाली इसलिए आपको बताया, आपको ध्यान रहे हमेशा कि यूनिफॉर्म फील्ड को ड्रॉ करने के लिए जो हम फील्ड लाइंस बनाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं और उनके बीच जो स्पेसिंग है वो सेम होनी चाहिए। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डाइपोल मान लेते हैं कोई वो डाइपोल है, वो कितने एंगल के ऊपर रखा हुआ है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये नेगेटिव क्यू चार्ज। इन पॉइंट्स के हम नाम लिख देते हैं ए और बी। तो जो डाइपोल रखा हुआ है, ये डिस्टेंस हम डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच लेते हैं हमेशा 2 ही। तो फिर से देखिए, ये डाइपोल रखा हुआ है इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। फील्ड को मैं मान लेता हूं ई वेक्टर है, डाइपोल है। इसका डाइपोल मोमेंट की आप डायरेक्शन सब जानते हैं कि डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज की होती है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ के कितने एंगल के ऊपर रखा हुआ है, थीटा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन है राइट साइड में, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है। पी वेक्टर की डायरेक्शन जो हमेशा होती है, पी वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट, मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखे अभी तक तो आप देखिए जाकर कि पी वेक्टर क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होती है। फिर एक बार समराइज कर देता हूं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी डाइपोल के लिए, वो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। वेक्टर में बार बार आपसे बता रहा हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं दोनों रखे हुए, तो उनमें किस तरह से इस वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब देखिए, देखो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, हियर ए डाइपोल इज प्लेस्ड, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड एंड एंगल बिटवीन, या आप ध्यान रखेंगे एंगल बिटवीन पी वेक्टर
एंड ई वेक्टर इज थीटा। तो जो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है। अब हम प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमें दो चीजें डिस्कस करनी है यहां से कि डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। अब देखिए देखो, तो इसी तरह से हम करेंगे बिल्कुल कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कितना फोर्स लगेगा, और नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स है वो क्या रिलेशन होता है, देखिए कि जो ई वेक्टर होता है वो होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू। एकदम स्टार्टिंग में हमने जब फील्ड को डिफाइन किया है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। तो यहां से एफ वेक्टर कितना आता है, यहां से एफ वेक्टर जो आता है वो क्यू ई वेक्टर आता है। तो यहां से आप देख सकते हैं यदि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो उसके ऊपर जो फोर्स हमेशा लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगेगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं यदि आपको 11th क्लास से याद नहीं है। ऐसा लिखा है, मान लीजिए एक आपके पास लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 6b वेक्टर, दूसरा लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू -6b वेक्टर। तो यहां जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, और यहां जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इतना दोनों में ये कि यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 6 टाइम्स है, वो दोनों में सिचुएशन है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ दोनों वेक्टर की सेम है यदि पॉजिटिव आता है तो, और यदि नेगेटिव है तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो बिल्कुल उसी तरह से यदि क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर, इधर ये फोर्स लगेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। और इसी तरह से यहां क्या लगेगा, यदि नेगेटिव है तो ई वेक्टर तो वही है पूरे थ्रू आउट राइट साइड के अंदर, लेकिन इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। मैंने लिखा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। तो ये आप देखिए, ये और सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं इधर उधर समझाने के लिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा आगे डायरेक्शन के लिए। तो ये हमने देखा कि दोनों चार्जेस के ऊपर किस किस तरह से फोर्स लगता है। तो आप देख सकते हैं कि डाइपोल के ऊपर आपको नेट फोर्स बताना है। एक क्यू ई वेक्टर फोर्स लग रहा है राइट साइड में, यहां लग रहा है लेफ्ट में, तो निश्चित रूप से नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, 0 होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज 0। क्या देख सकते हैं, देखिए कि जो डाइपोल है उसको आपने रख रखा है यूनिफॉर्म फील्ड के ऊपर, तो नेट फोर्स हमेशा उसके ऊपर कितना होगा, 0, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन आप यहां से क्या देखते हैं कि इस फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन, एक्शन ऑफ लाइन मींस लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट्स, यानी वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करता है। यहां ये लाइन देखेंगे कि जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है वो दोनों लाइन सेम नहीं है। तो ऐसा जो दो फोर्सेस है क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क, वो रोटेट करते हैं। फिर याद दिला रहा हूं 11th क्लास से आपने पढ़ा है, एक रोड है मान लीजिए ये, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मान लीजिए इधर एफ वेक्टर, इधर मान लीजिए लग रहा है माइनस एफ वेक्टर। दो इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, एल, इस रोड की। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। कोई फोर्स नहीं होगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और यहां कोई लीनियर मोशन नहीं होगी, क्योंकि जब फोर्स 0 होता है नेट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है, जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी में रहता है। तो ये रेस्ट में है, तो लीनियर मोशन की सोचे तो रेस्ट की ही स्टेट में रहेगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा। पहले भी रेस्ट में था, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, कोई लीनियर मोशन नहीं होगी। लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि यहां एक, आप इसको सिंपल एक रोड अज्यूम कर सकते हैं अपने मन के अंदर, रोड। तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है रोड के, एक इधर लग रहा है नीचे, तो क्या करेंगे ये दोनों, इसको रोटेट करेंगे, यानी क्या लगेगा यहां पर, टॉर्क आपको यहां से मिलेगा। और वो टॉर्क है वो यहां भी वैसी सिचुएशन है, ये एक रोड मान लीजिए एक मन में अपने, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो दोनों फोर्सेज क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक टॉर्क ये प्रोड्यूस करेंगे। और ये टॉर्क कैसे दिया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है इस टॉर्क का, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स
मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। यानी किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए वो तो F आएगा, और जो दोनों फोर्सेज हैं, ये जो दोनों फोर्सेज हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि जो इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर हो और जो इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी डिस्टेंस आपको लेनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ L होगी इस सिचुएशन में, यहां भी हम निकालेंगे उसी तरह से। तो क्या आएगा बताइए, बट क्या लिखेंगे हम, देखिए एक्शन ऑफ लाइंस ऑफ दीज फोर्सेज, action of line of these forces are not same, so these two forces produces a torque. This torque is गिवन बाई, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो लिखा है आपको जब आपको नोट करना होता है तो आप वीडियो को उस टाइम पॉज कर सकते हैं और आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो क्या है, देखिए कि ये जो अब हमने देखा, फिर आप हमेशा ध्यान रखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी, जब भी आपसे पूछा जाए कि जब ऐसी सिचुएशन होती है डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम रख देते हैं तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता, क्योंकि एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट होती है। तो कैसे आएगा टॉर्क, देखिए ये टॉर्क कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। तो ये है, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये QE वेक्टर फोर्स, ये माइनस QE वेक्टर है, तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये इसकी एक्शन ऑफ लाइन है, ये इसकी एक्शन ऑफ लाइन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कौन सी लेंगे, ऐसी डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ डिस्टेंस नहीं लेनी है। उसके लिए आप क्या ड्रॉ कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ए और बी पॉइंट्स हम पहले ही मान चुके हैं इनको, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। बी पॉइंट थोड़ा सीधा लिखा है, आप देखेंगे ए ये लिखा है, तो जो इस हमने क्या ड्रॉ किया, बी से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का जो फुट आया उसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्सेज हैं, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बताइए, एसी है या बीसी है, कौन सी डिस्टेंस होती है, एसी नहीं कहेगा, ये तो इसकी एक्शन ऑफ लाइन। जो बीसी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, इसकी एक्शन ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये इसकी एक्शन ऑफ लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो ये आप कंसेप्ट देखेंगे कि जो टॉर्क है वो QE इंटू BC, ये आएगी इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। यहीं से तुमने स्टार्ट किया, अभी तक तो लिखी नहीं है कोई इक्वेशन। तो ये जो टॉर्क है वो आएगा QE इंटू, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से कंसेप्ट कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। अब आप देखिए, अब सिंपल सी ज्योमेट्री से आपको क्या निकालना है, BC निकालना है आपको। तो BC निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, ये एंगल थीटा है, थीटा किसके बीच एंगल था, स्टार्टिंग से P वेक्टर के और E वेक्टर के। तो ये एंगल यहां बता दीजिए, यहां बता दीजिए, सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है ना, तो ये भी थीटा होगा। तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, राइट एंगल जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ACB, जो ACB ये ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर आपको BC निकालना है। BC क्या है एक्चुअल में, आप देखिए इसके अंदर, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन, साइन थीटा आप लिख देंगे इसके अंदर, कि साइन थीटा जो है वो कितना होगा इस ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर BC और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा इसके सामने 2a, यानी जो BC है वो कितना आ जाएगा, आप देखिए यहां से 2a साइन थीटा। तो सिंपल सी ज्योमेट्री से आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको बतानी है, यानी BC जो आएगा वो आएगा 2a साइन थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो कितना करेंगे देखिए आप यहां से, बाई इक्वेशंस 1 एंड 2, टॉर्क कितना है बताइए QE, और BC कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। फिर हम पहले के वीडियोस में भी कई बार कर चुके हैं, आज ही मैंने इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको डाइपोल मोमेंट बताया। जब भी आपको Q इंटू 2a देखिए, क्या लिख देंगे आप इसको P, तो टॉर्क कितना हो जाएगा PE साइन थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से P इक्वल टू कितना आएगा, Q इंटू 2a।
अब देखिए, देखो आप यहां से, ये हमारे पास हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। अब टॉर्क की डायरेक्शन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब यहां से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास दो कंफ्यूजन है कि एक हम इसको पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखें या इसको ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखें। मगर इन दोनों में से कौन सा एक सही होगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखना चाहिए या ये हमें लिखना चाहिए? क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है, तो अभी तक तो यदि हमें डायरेक्शन यहाँ रियल सिचुएशन से नहीं सोचेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी हो सकता है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्शन के लिए समझा रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि जब भी रोटेशनल मोशन होती है तो उसके जो वेरिएबल्स है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोई भी आप मान लीजिए, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, सबकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम? राइट हैंड रूल से। कैसे लेते हैं? जिधर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो। जैसे फैन है, मान लीजिए इस तरह से रोटेट हो रहा है, यहां देख लीजिए, यहां मान लीजिए इस तरह से रोटेट हो रही है। जिधर भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है उधर हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? थंब रिप्रेजेंट करता है तो सारे जो ये एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनकी डायरेक्शन को। एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जैसे ये रोटेट हो रहा है इस तरह से यहाँ, तो जो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? जैसे यहाँ में मेन टॉर्क पर फोकस कर रहा है, तो यहाँ से इस सिचुएशन के अंदर आप देख लीजिए टॉर्क की क्या डायरेक्शन होगी? टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। उसी तरह से आप सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रहा होता कभी, तो कैसे रहे? जिधर रोटेट होता है उधर हमें फिंगर्स को कर्ल करना है, तो थंब किसको देता है? जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन को हमें देता है। तो यहां से अब आप देखिए, देखो यहां से हमें पहले बताना है कि हम सोचे कि कैसे हमारी डायरेक्शन यहां से सही बैठ रही है। तो पहले आप ये देखिए किससे सही बैठ रही है? जो पी वेक्टर, पहले आप देखिए टॉर्क कैसे रोटेट होगा। ये रोड मान लीजिए एक फोर्स यहां लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे रोटेट होगा ये। तो ऐसे जब ये रोटेट होगा तो इस सिचुएशन से हमें देखिए और कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए डेरिवेशन हमने किया ही नहीं है, इसको मैं समझाने के लिए एक बार इधर बना देता हूँ, एक बार कंसेंट्रेट आप करके। ये कोई चीज, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर नाम वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं इसके ऊपर, तो ऐसे लग रहा है। ये इधर जब रोटेट हो रहा है इस तरह से, इसी को मैंने बनाया है, आप यहाँ कंसेंट्रेट कर सकते हैं। ऐसे जब भी रोटेट हो रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द पेज है। आप क्या याद रखेंगे कि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड, आप यहां से कह सकते हैं। बोर्ड के लिए देखें तो टॉर्क की डायरेक्शन जब ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो अब देखिए आप, अब आप खुद सोच लीजिए यहां से कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन सही बैठ रही है या इसकी? तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ये पी वेक्टर आपके पास इस तरह से, फर्स्ट वेक्टर ये पी वेक्टर, ये केवल ये बनाना नहीं आपको डायग्राम, ये केवल समझाने के लिए। दूसरा ई वेक्टर इधर है, पी और ये ई। अब देखिए, देखो आप एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं, आप कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की? कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी तरफ, सब जानते हैं, इस फर्स्ट वेक्टर की तरफ, इसमें भी राइट हैंड रूल यूज करें। फर्स्ट वेक्टर है, मान लीजिए मैं किसकी डायरेक्शन निकाल रहा हूं अभी? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर्स कर्ल करें, और सॉरी फर्स्ट वेक्टर उसकी तरफ फिंगर्स करें और सेकंड की फिंगर्स को कर्ल करें, तो जो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? इनटू द पेज। तो आपको पता चली है ये डायरेक्शन से। ये एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए पहले हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देख लीजिए डायरेक्शन को। हमने इसके अकॉर्डिंग देखा कि ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट होगा तो निश्चित रूप से जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन आएगी इनटू द बोर्ड। इनटू द, आप नोटबुक में लिख रहे हैं इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जाती हुई डायरेक्शन आएगी। अब पी वेक्टर ये है, ई वेक्टर ये, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी? कि जो फर्स्ट वेक्टर मतलब जो पहले लिखा है उसकी तरफ फिंगर्स कीजिए, सेकंड की ओर कर्ल कीजिए, तो जो टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो इनटू द बोर्ड आएगी। और यदि हम यहां से इसको ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखते हैं तो गलत होता था। क्यों? क्योंकि अब क्या करना पड़ता था, फर्स्ट वेक्टर ये बन गया, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स करें और सेकंड की ओर कर्ल करें, अब सेकंड ये बन गया, तो डायरेक्शन क्या आएगी? आउट ऑफ द बोर्ड, जो कि सही नहीं होगा। तो हमारा किससे मैच कर रहा है? ये मैच नहीं हो रहा है, हमारा फॉर्मूला ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ये समझाने के लिए, क्योंकि यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हम इसको ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर भी तो लिख सकते थे जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो टॉर्क है वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। अब वो जब भी आपसे पूछे 1 मार्क में, आप मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, सब बता सकते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क है वो मिनिमम होगा।